अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास से ओम लॉ स्टडी करने जा रहे हैं। ओम लॉ जो है, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जॉर्ज ओम। इसका नाम है जिसने ये लॉ पेश किया है। इस लॉ को समझने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी को करते हैं जो कि आपको काफ़ी मुफीद होगी, इसमें फ़ायदेमंद होगी। इस एक्टिविटी को ज़रा गौर से देखें। अगर इस एक्टिविटी को ऐसे लिया जाए कि एक ये रॉड है और एक दूसरा ये रॉड है, दोनों के ऊपर हमने एक प्लेट रखा हुआ है, इस तरह रॉड्स रखा हुआ है, या कोई इस तरह की चीज़ पड़ी है, टेबल बनाया हुआ है, या जो भी, इसके ऊपर एक बॉल रखा हुआ है। अब अगर देखा जाए तो ये बॉल स्टेबल है, साकन है, रुका हुआ है। क्यों? ए साइड्स और बी साइड, दोनों साइड के लेवल बराबर है, यानी कि दोनों की तरफ से इसको पोटेंशियल एनर्जी देखी जाए तो इक्वल है। ये नहीं हरकत कर रहा। अब हम क्या करते हैं कि इसके ये साइड्स उतनी रखते हैं और दूसरी साइड थोड़ी सी डाउन कर देते हैं। अब इसको देखा जाए, इसके ऊपर जो आपका बॉल पड़ा हुआ है तो वो मूव करेगा ए से बी की तरफ। अब क्या करते हैं कि इसको ए को तो उस तरह रखते हैं, बी को थोड़ा सा और डाउन कर देते हैं। अब इसके ऊपर जो बॉल पड़ा हुआ है वही बॉल है, अब वो भी मूव करता है ए से बी पॉइंट की तरफ। वजह क्या हुई कि ए और बी यहाँ पे पहली डायग्राम के अंदर बॉल हरकत नहीं कर रहा, क्योंकि ए और बी पॉइंट दोनों पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी एक जैसी है, कोई फ़र्क नहीं है। जब दूसरी डायग्राम पे आते हैं तो इसमें पता चलता है कि वो बॉल ए से बी की तरफ जा रहा है, क्योंकि ए पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और बी पे कम है, ज़्यादा से कम की तरफ मूव किया उसने। तो अगर तीसरी डायग्राम को देखें, यहाँ पे भी ए की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कम है, इसलिए ये बॉल बी की तरफ हरकत की है। देखा जाए तो जितना इसमें डिफरेंस ज़ीरो है तो बॉल हरकत नहीं कर रहा, इसमें डिफरेंस ज़्यादा हुआ है तो बॉल हरकत कर रहा है। और इस डायग्राम में देखा जाए तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हुआ है, तो बॉल ने स्पीड से मूव किया है ए से बी की तरफ। मतलब ये हुआ कि इस बॉल की स्पीड, इसकी हरकत डिपेंड कर रही है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क है, यानी दोनों पॉइंट में कितना डिफरेंस है। इसी तरह जॉर्ज ओम कहता है कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजर रहा होता है, वो करंट उस कंडक्टर के क्रॉस दोनों पॉइंट पर जो पोटेंशियल का फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि उस कंडक्टर या तार जिसमें से करंट गुजर रहा है, उसके दोनों पॉइंट में जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। देखें, अगर हम इसको डायग्राम में देखते हैं कि एक रजिस्टर है, रेजिस्टेंस को हम इस तरह एक्सप्रेस करते हैं। ये रेजिस्टेंस आपने लगा दिया है वायर के अंदर। अब इस रेजिस्टेंस को हमने बैटरी के साथ जोड़ दिया। ये बैटरी है जो इसमें दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। अब इसको हम एक वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। ये वोल्ट मीटर है और इसको दूसरी तरफ से एम मीटर के साथ भी जोड़ देते हैं। ये एम मीटर है, सर्किट में हमने लगा दिया है। याद है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस को नोट करने के लिए वोल्ट मीटर हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमेशा पैरेलल इस्तेमाल करते हैं रजिस्टर के। और जब एम मीटर यूज़ करते हैं तो एम मीटर हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं। ये एम मीटर है, ये सीरीज़ में हमने लगाया है,
वोल्ट मीटर पैरेलल लगाया है। अब ये हमारे पास एक बैटरी है जो सप्लाई करेगी पोटेंशियल डिफरेंस को। तो अब इसके ऊपर अगर इस तरह तीर का निशान डाल दें, इसका मतलब ये होता है कि हम बैटरी की जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो जॉर्ज ओम ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसे पता चला कि जितना रजिस्टर के या कंडक्टर के अतराफ में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, उतना ही इसमें से करंट ज़्यादा गुजरा। यानी कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान एक रिलेशन पैदा हुआ। वो रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। यानी डायरेक्टली का मतलब है एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो ओम कहता है कि जब भी किसी सर्किट में से करंट गुजर रहा हो तो वो करंट सर्किट में पैदा होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं, डेफिनेशन ये है कि द अमाउंट ऑफ करंट passing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends provided the temperature and physical state of the conductor does not change। ये इसकी डेफिनेशन है ओम्स लॉ की। इसको ऐसे ही डिफाइन किया गया है। अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied on its ends, and temperature and physical state of the conductor does not change। याद रहे, इसको अगर उर्दू में हम कन्वर्ट करें तो किसी भी कंडक्टर में गुजरने वाले करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, शर्त यह है कि उसकी फिजिकल कंडीशन, तभी हालत और दर्जा हरारत यानी कि टेम्परेचर तब्दील ना हो। ये दोनों कंडीशन में टेम्परेचर चेंज ना हो और फिजिकल स्टेट चेंज ना हो, तब जाकर हम कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर में गुजरने वाला करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर चेंज होने का मतलब कि वो चीज़ गर्म ना हो जाए, ठंडी ना हो जाए, और फिजिकल स्टेट चेंज होने का मतलब कि वो चीज़ अगर ठोस है तो वो ठोस यानी सॉलिड है तो सॉलिड रहे, अगर वो लिक्विड है तो फिर लिक्विड रहे, लिक्विड है तो सॉलिड ना हो जाए, सॉलिड है तो वो लिक्विड ना हो जाए, तो ये फिजिकल चेंज ना हो। तो इस तरह इस डेफिनेशन को देखते हुए हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं।
V प्रोपोर्शनल I या I प्रोपोर्शनल V, यानी कि कंडक्टर में से गुजरने वाला करंट I वोल्टेज V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसको V प्रोपोर्शनल I को V इज इक्वल में बदल दें तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पे कांस्टेंट R यूज़ करते हैं, RI। अब यहाँ पे R इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, V इसके वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है, I इसमें करंट है। अगर इनको डिफाइन किया जाए तो V क्या है? V पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस और I इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद R आता है, R इसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज भी है। याद रहे, अगर इसको डिफाइन किया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क done in moving a unit charge from one point to the other point. One point to the other point. अगर इसका फार्मूला देखा जाए तो इसका फार्मूला क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। अब इसका यूनिट देखा जाए, यूनिट इसका है वोल्टेज या वोल्ट को V से एक्सप्रेस किया जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को दूसरा नाम वोल्टेज भी है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट आता है। इलेक्ट्रिक करंट I, ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज। और इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला इसका है चार्ज बाय टाइम। उसके बाद रेजिस्टेंस आता है R। इसका अगर यूनिट देखा जाए तो यूनिट इसका है एम्पियर। एम्पियर को डिनोट करते हैं कैपिटल A से। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रेजिस्टेंस R। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ऑपोजिशन टू फ्लो अ चार्ज। ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है। इसका अगर फार्मूला देखा जाए तो फार्मूला इसका वोल्टेज बाय करंट।
इसका यूनिट है यूनिट, इसका यूनिट है ओहम। इसके साइंटिस्ट के नाम पे ही है और इसे ओमेगा सिंबल से डिनोट करते हैं। यहाँ तक तो इसको हमने कन्फर्म किया कि वो V क्या है, I क्या है, R क्या है। R रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, I करंट है, V वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखना ये है कि इस पे जो कंडीशन आती है वो कंडीशन ये है कि उसकी टेम्परेचर चेंज ना हो। टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि अगर कंडक्टर है उसमें पहले कुछ रेजिस्टेंस मौजूद है, अब वो रेजिस्टेंस जो है पहले एटम मौजूद हैं, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो वो इनके साथ स्ट्राइक करते हैं, इनके साथ कोलिजन करते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आगे से शो होती है। अगर हम टेम्परेचर भी बढ़ा दें, इसका टेम्परेचर हम बढ़ा दें या वो चीज़ खुद टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए, तो ये जो एटम होते हैं ये हाई एम्पलीट्यूड के साथ ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रिक करंट को या इन चार्जेस को या इन इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने में दिक्कत महसूस होती है और इनके बम्बार्डमेंट का, इनके साथ कोलिजन का अमल ज़्यादा हो जाता है, कोलिजन नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाती है, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। इसलिए ओम ने ये कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। दूसरी फिजिकल स्टेट जब इसकी चेंज हो जाएगी तो वो चीज़ अगर सॉलिड है तो वो लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड है तो वो गैस बन जाएगी। इस तरह फिजिकल स्टेट भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। कांस्टेंट ये दोनों चेंज नहीं होने चाहिए, ये इसके शर्त है ओम लॉ में। अब देखना ये है कि इसको अगर हम ग्राफिकली जी लेकर चलते हैं, ग्राफ की मदद से इसको हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ के लिए अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं डायग्राम में, हमने इस पे एक रजिस्टर शो किया हुआ है। फर्ज करते हैं ये रजिस्टर हमने 0.5 ओम का रजिस्टर लगाया हुआ है। सपोज दैट हमने ये रीडिंग इसकी ली हुई है, तो जब इसमें से हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो देखते हैं इसमें हम एम मीटर में करंट क्या होता है, क्योंकि एम मीटर करंट को डिनोट करेगा, वी जो है वो वोल्टेज को डिनोट करेगा, उसकी रीडिंग तो शो करेगा। पहले दफ़ा मैंने समझा दिया है कि जब भी वोल्ट मीटर लगाया जाता है तो वो पैरेलल में लगाया जाता है, जब भी एम मीटर लगाया जाता है तो वो सीरीज में लगाया जाता है। इस तरह हम इसको आसानी से करंट और वोल्टेज के अंदर ग्राफ बना सकते हैं। अगर हम ग्राफ लेते हैं, ग्राफ को अगर रफ लिखा जाए तो इसकी दो साइडें होती हैं, एक लॉन्ग वाई एक्सिस और एक लॉन्ग एक्स एक्सिस। अगर देखा जाए तो इसमें वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ करंट बढ़ता है, तो वोल्टेज इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है और करंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। जो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है उसको हम इसको अलॉन्ग एक्सिस से लिखे जाते हैं, जैसे कि ये वोल्टेज ले लेते हैं और करंट क्योंकि डिपेंडेंट करता है, डिपेंड करता है जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा, तो वो अलॉन्ग वाई एक्सिस लिया जा रहा है। अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ में पता चलता है, अगर इसकी नंबरिंग कर दी जाए, रफ नंबरिंग लेते हैं, यहाँ पे नंबरिंग है, अगर वोल्टेज का 0.1 है तो उस वक्त करंट सपोज दैट इसमें 2 रीडिंग शो करती है, तो 1 और 2 को जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पे नुक्ता लगता है। इस तरह जब इसकी 2 करते हैं तो इसकी 4 हो जाती है, तो 4 और 2 को जब मिलाते हैं तो यहाँ पे इनका नुक्ता लगता है। इस तरह 3 4 बढ़ते जाएगा और नुक्ते आगे लगते जाएंगे। तो इसका ग्राफ देखा जाए तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है,
स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस चीज़ को शो करता है कि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसको टेबल की शक्ल में हम लिखते हैं, टेबल हम इसका तैयार करते हैं। अगर हम वोल्टेज ये ले लेते हैं वोल्टेज, और दूसरा हम ले लेते हैं करंट, और क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो V इज इक्वल आर आई है या आई आर है, तो V इज इक्वल टू आई आर। अगर R अलग करें तो V बाई आई हो जाता है। तो अगर इसको रेशियो में ले जाएं V बाई आई, तो ये लाइन इसकी शो करते हैं। अगर पहली रीडिंग हम लेते हैं, वोल्टेज 1 है और करंट 2 आंसर आता है। वोल्टेज अगर मैं 2 करता हूं, 2 का डबल ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का डबल 2 है, 2 का डबल 4। अगर इसको हम 3 कर देते हैं तो लाजमी बात है ये 6। अगर ये 4 है तो ये 8। अगर ये 10 है तो ये 20 हो जाएगा। इस तरह ये ग्राफ हमारा बनता जाएगा। अगर 1/2 करें, फार्मूले के मुताबिक V ओवर I है, तो V अगर 1 है और ये 2 है तो आंसर 0.5 आएगा। 0.5। अगर 2/4 करें तो 0.5 ही आएगा। तो 3/6 भी करें 0.5 ही आता है। 0.5, 0.5। और इन तमाम रीडिंग से पता चलता है कि इसका आंसर 0.5 है, जो कि हमने यहाँ पे रजिस्टर लगाया हुआ है। तो इस तरह रजिस्टर इसका 0.5 कांस्टेंट है, क्योंकि हमने चेंज नहीं किया प्रैक्टिकल के दौरान, तो वो 0.5 है, लिहाजा इसका आंसर भी कांस्टेंट ही आ रहा है। इससे पता चलता है ये R जो है ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। इस तरह रेजिस्टेंस कांस्टेंट जो हमारे पास आ गया है, इसकी अगर हमने डेफिनेशन करनी हो तो वो कैसे करेंगे। रेजिस्टेंस कांस्टेंट क्या है? अगर इसका यूनिट देखा जाए तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट R, इसका यूनिट है ओम। ओम को ओमेगा के सिंबल से लिखा जा सकता है। अब एक ओम की अगर हमने डेफिनेशन करनी है, ओम क्या है? ओम की डेफिनेशन अगर करें, व्हेन a potential difference of 1 वोल्ट, क्योंकि फार्मूले को अगर देखा जाए तो फार्मूला है V बाई आई इज इक्वल टू R। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल होगा बैटरी का। 1 वोल्ट इज अप्लाइड across the conductor या end of conductor and 1 ampere current flow through it। इसमें से 1 एम्पेयर करंट फ्लो करे। कब? जब 1 वोल्ट आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। तो फिर उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बी 1 ओम। 1 ओम यानी कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का मतलब यह है जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और कंडक्टर में से 1 एम्पेयर करंट पास हो, तो उस वक्त कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होगा। इसी तरह हम 1 एम्पेयर करंट की डेफिनेशन भी कर सकते हैं इसी ओम के लॉ से। अगर देखा जाए 1 एम्पेयर 1 एम्पेयर
क्या है, यहाँ से डेफिनेशन हम कर सकते हैं। When a 1 volt potential difference is applied on the conductor having a 1 ohm resistance, then passing current will be 1 ampere। यानी कि जब किसी भी कंडक्टर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और उसकी 1 ओम रेजिस्टेंस हो तो उसमें से एक बहने वाला करंट 1 एम्पियर होगा। इसी तरह हम ये डेफिनेशन इसकी भी कर सकते हैं 1 वोल्ट की। अगर किसी रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस 1 ओम हो और उसमें से गुजरने वाला करंट 1 एम्पियर हो तो उस पर अप्लाइड वोल्टेज 1 वोल्ट होगा। इस तरह हम ओम लॉ से ये चीज़ें भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रहे, सिंपली इसको हम रिपीट करते हैं। ओम का कानून बड़ा सादा है और बहुत ही मशहूर और मारूफ है। ओम क्या कहता है, जब भी किसी कंडक्टर के अतराफ 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो उससे गुजरने वाला करंट इस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। शर्त यह है कि उसका फिजिकल स्टेट यानी तभी हालत और टेम्परेचर चेंज ना हो। इस तरह हम इसको V इज इक्वल टू V प्रोपोर्शनल I या V इज इक्वल टू IR लिख सकते हैं। और ये वो कंडक्टर जो इस ओम की कंडीशन को ओबे नहीं करते उन्हें हम नॉन ओमिक कहते हैं। जो ओम के मुताबिक होते हैं उसे हम ओमिक कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि बल्ब है, बल्ब में जब करंट गुजरता है तो बल्ब आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो जाता है। तो जब गर्म होता है तो वो ओमिक नहीं रहता है, नॉन ओमिक हो जाता है। इस तरह जब किसी कंडक्टर में ज़्यादा करंट गुजरे, बहुत ज़्यादा गुजर रहा हो तो उस वक्त भी नॉन ओमिक होता है। उम्मीद करते हैं ये आप टॉपिक क्लियर कर चुके होंगे। इंशाअल्लाह अब इसमें काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। उम्मीद करते हैं आप इससे फ़ायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह।